हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। तो गाइस, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपका बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का 4th सब्जेक्ट है, जिसका कि पेपर कोड BP104T है। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो, ये हमारा लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग अपना यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें कि आपका जो टॉपिक होगा वो है क्या, सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। ठीक है, देखो, जो कंप्लीट सिलेबस है आपका इस सब्जेक्ट का, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो उसको। एक एक चीज़ मैं डिटेल में उसमें बताया हूँ आपको कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, और बाकी आपका फिर डेली लाइफ से क्या उसमें काम है सिलेबस का, ये चीज़ तो आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको एक अच्छा ओवरव्यू हो जाएगा सब्जेक्ट का, और आपका कमांड अच्छा बैठेगा। ठीक है, तो देखो, हमारा जो यूनिट फर्स्ट है, टोटल 5 यूनिट है इस सब्जेक्ट में। तो जो पहला यूनिट है उसका जो आपका टॉपिक है वो क्या है, इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। देखो, टोटल यूनिट कितना है हमारे इस सब्जेक्ट में, 5 यूनिट है। ठीक है, टोटल 5 यूनिट है, और हर यूनिट में चैप्टर वाइज होगा। जैसे इसको हम लोग चैप्टर फर्स्ट बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, चैप्टर फर्स्ट। ये चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नेम है क्या, इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, जिसमें कि फर्दर जो सब टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, आर्सेनिक, ये सब। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से हर वीडियो में आपका डिटेल बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, ये टॉपिक। लेकिन इसके पहले आपको जानना होगा कि इम्प्योरिटीज़ क्या है, फिर आप उसका सोर्सेस पढ़ेंगे और फिर टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यार, ये बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये माइंड में सवाल आपको आना चाहिए कि इम्प्योरिटीज़ वगैरह हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉमन सी बात है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखो थोड़ा सा इंट्रो लाएँ, यानी कि कैसे ये टॉपिक क्यों बेसिकली दिया गया है आपके सिलेबस में, उसको थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो एक बात फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। यूनिट फर्स्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका चैप्टर है इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। जो कि टॉपिक कवर करेंगे आज वो है इम्प्योरिटीज़, सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, तो इंट्रो देखो, अगर हम लोग थोड़ा रिलेट करें कि क्यों हम लोग को पढ़ना है, तो देखो, द पर्पस ऑफ ड्रग सब्सटेंस, किसी भी ड्रग सब्सटेंस, जितने भी कोई भी ड्रग है, अगर बेसिकली कोई ड्रग सब्सटेंस है या ड्रग फॉर्मुलेशन जो भी होती है, इज़ प्राइमरली फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमन के वेलबींग के लिए होता है। ठीक है, उनको बेसिकली ट्रीट करने के लिए, उनको हील करने के लिए, ठीक करने के लिए होता है। ठीक है, उनके अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन ड्रग और जो ड्रग सब्सटेंस है उसका बेसिकली काम क्या है, ड्रग सब्सटेंस का काम होता है क्योर करना, यानी कि लोगों को ठीक करना। अब क्या ठीक करता है, कॉमन सी बात है, ड्रग आपका कोई भी बीमारी हुआ यानी डिजीज़ है उसको ठीक करेगा, या तो कोई डिसऑर्डर है बॉडी में उसको ठीक करेगा, या तो फिर कोई डिफिशियंसी यानी कि कोई कमी है उसको ठीक करेगा। ठीक है, तो डिजीज़ मान लो, जैसे अगर कोई सिम्टम्स हैं डिजीज़ के, जैसे मान लो बुखार आ रहा है यानी कि फीवर है। ठीक है, तो हम लोग क्या दवा देते हैं, आपको पता है, कॉमन सी दवा है, इसका नाम है पैरासीटामोल। क्या देते हैं, पैरासीटामोल। ठीक है, अगर मान लो आपको सिर दर्द है, हेडेक वगैरह है, हेडेक है, तो क्या देते हैं आपको पता है इसमें, एक मिनट थोड़ा सा पेन का साइज में रिड्यूस करता हूँ। देखो, अगर हेडेक है तो क्या देते हैं हम लोग, एस्पिरिन देते हैं। देखो यहाँ पे एस्पिरिन, ये सब आपका सॉल्ट नेम है बेसिकली। ठीक है, यानी कि एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये सब क्या होता है, आप बेसिकली फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एस्पिरिन, जिसका जो कॉमन मार्केट में मिलती है दवा, डिस्प्रिन नाम से आती है, और क्रोसिन एडवांस नाम से आती है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और ये जो पैरासीटामोल है ये कैल्पॉल नाम से आती है। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है, मतलब ये सब जो दवा है बेसिकली, ये इन सब सिम्टम्स में या डिजीज़ में बेसिकली दिया जाता है। और डिसऑर्डर में जैसे अगर बात करें, तो अगर किसी को शुगर हुआ है, बेसिकली डायबिटीज़ हुआ है, तो उसमें ये एक डिसऑर्डर है डायबिटीज़, तो इसमें हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, या तो मेटफॉर्मिन, एक काफ़ी पॉपुलर जेनरिक ड्रग नेम है, वो दिया जाता है मेटफॉर्मिन। ठीक है, ऐसी कोई डिफिशियंसी है, यानी किसी भी एलिमेंट, यानी किसी भी जैसे विटामिन मिनरल की अगर बॉडी में कमी है बेसिकली, तब हम लोग देते हैं ड्रग्स वगैरह, जो कि एक सप्लीमेंट होता है, बेसिकली फूड सप्लीमेंट बोल सकते हैं हम लोग, जैसे मल्टीविटामिन की गोली आप लोग सुने होंगे टाइप का, वो सब। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी जो दवा है वो क्योर तो करता है आदमी को, अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लेकिन अब कैसे क्योर करता है, किस लिए कर पाता है, तो लिखो, देखो यहाँ पे लिखा है, दे क्योर ड्यू टू देयर पोटेंसी, उनकी पोटेंसी एंड थेराप्यूटिक इफिकेसी के कारण वो क्योर कर पाते हैं। ठीक है, अब पोटेंसी और थेराप्यूटिक इफिकेसी क्या है ये जानना होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा है कि पोटेंसी यानी होता है पावर, उसकी एबिलिटी क्या है, ठीक है, उसका फोर्स क्या है, यानी अपने पावर के कारण वो बेसिकली ट्रीट कर पाते हैं लोगों को। ठीक है, या अपना जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स है वो शो कर पाते हैं। और थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स में बोला तो थेराप्यूटिक क्या होता है, इसका मतलब होता है हील करना या ट्रीट करना बेसिकली। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो दवा है पर्टिकुलर, ये बेसिकली लोगों को थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, यानी कि ट्रीट करता है ये चीज़। और इफिकेसी मतलब क्या हो गया उसका,
टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, यानी कि जो डिजायर्ड रिजल्ट, जिससे उस दवा से जो आप रिजल्ट चाहते हैं कि हो, जैसे अगर है कि सिर दर्द ठीक करना है तो दवा का जो इफिकेसी है क्या है, वो सिर दर्द को ठीक करना है, यानी जो रिजल्ट है वो ठीक करना है सिर दर्द को, ठीक है, ये चीज़। तो यानी हो गया जितने भी दवा है वो आपको क्योर करते हैं ड्यू टू देयर पोटेंसी एंड थेरेप्यूटिक इफिकेसी कारण। अब हाउएवर मतलब दीज प्रॉपर्टीज जो हैं आर सम हाउ रिलेटेड टू अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि किसी न किसी प्रकार से आपका जो ये सब जो प्रॉपर्टीज है उसकी पोटेंसी जो है, थेरेप्यूटिक इफिकेसी जो है बेसिकली ड्रग की, वो आपका समहाउ किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है, किससे, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक से जिसका नाम है प्योरिटी, यानी कि ड्रग की प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली अगर मैं आपको जनरल से बात करूँ, आप सुने होंगे कि दवा कोई भी मार्केट में हम लोग बोलते हैं कि अच्छी क्वालिटी का ड्रग है, ठीक है, या तो बेकार क्वालिटी का ड्रग है। तो ये जो क्वालिटी टर्म हम लोग बोल रहे हैं, किस बेसिस पे बोल रहे हैं, किस रिलेशन के बेसिस पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी दवा में कितना इम्प्योरिटी है उसके बेसिस पे बोलते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे अच्छी क्वालिटी की दवा है, मतलब वो जल्दी लोगों को ठीक कर दे रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी इफिकेसी अच्छी है। और इफिकेसी कैसे अच्छी होगी, उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, इम्प्योरिटी का लेवल जो है बहुत कम उसमें, यानी कि प्योरिटी अमाउंट ज़्यादा है उसमें, ठीक है, ज़्यादा प्योर है वो दवा, तब हम लोग बोलते हैं कि अच्छी क्वालिटी का दवा है या बैड क्वालिटी की दवा है, ठीक है। तो देखो इसलिए हम लोग समहाउ ये जो है आपका इसकी दवा की इफिकेसी और पोटेंसी जो है वो प्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अ कंपाउंड इज सेड टू बी इम्प्योर। अब किसी भी कंपाउंड को इम्प्योर कब कहोगे, इफ़ इट हैज़ अ फॉरेन मैटर आर इम्प्योरिटी, अगर किसी कंपाउंड में फॉरेन मैटर, बाहरी कोई मैटर प्रेजेंट है या तो कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग बोलेंगे वो जो सब्सटेंस है या वो जो ड्रग है वो इम्प्योर है, ठीक है। हेंस दीज इम्प्योरिटीज अफेक्ट इट्स पोटेंसी, वही चीज़ मैं बताया आपको, अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो उसके पोटेंसी को इफेक्ट करेगा। अब देखो थोड़ा सा एक बात जान लो, पोटेंसी जो होता है आपका, इससे एक डिराइव्ड वर्ड होता है पोटेंट, जो हम लोग बोलते हैं पोटेंट ड्रग, ठीक है। अब पोटेंट ड्रग क्या होता है कि जिस भी ड्रग की इफिकेसी, यानी जो इंटेंडेड रिजल्ट है उसको देने की क्षमता वो ज़्यादा हो, हाई इफिकेसी हो, और लो कंसंट्रेशन या लो अमाउंट हो, ठीक है। शॉर्ट में समझाया जाए, अगर ऐसा कोई दवा है जिसका कंसंट्रेशन अमाउंट बहुत कम है और इफिकेसी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंट ड्रग। जैसे और एक ड्रग होता है जैसे क्रूड ड्रग, क्या होता है क्रूड ड्रग, इसका मतलब होता है कि नेचुरल ऑब्टेनिंग, जो हम लोग को ड्रग जो नेचुरल इन्वायरमेंट में मिल जाता है उसे बोलते हैं क्रूड ड्रग, ठीक है, जो कि नेचुरली ऑब्टेन किया जाए। तो देखोगे जैसे अगर हम लोग कुछ आयुर्वेदिक चूर्ण जो वगैरह होते हैं उसकी बात किया जाए, जैसे नाम सुने होंगे सीतोपलादी चूर्ण वगैरह, अश्वगंधा वगैरह, ये सब जितने भी आते हैं सब, ये सब आयुर्वेदिक जो दवा वगैरह हो गए, तो ये सब देखोगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ढेर सारे, मतलब पाउडर की पुड़िया बना के दिया जाता है। देखो देखो यार, जितना भी ये सब है सब ये सब जो स्टडीज़ बेसिकली हम लोग कर रहे हैं, जितना डेली लाइफ से रिलेट करके करोगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, इसलिए ठीक है, डेली लाइफ से इसको इंटर रिलेट करना बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो जितने भी क्रूड ड्रग हो गए, जो मैं बताया आपको, जितने भी चूर्ण बेसिकली आयुर्वेदिक चूर्ण आते हैं, पाउडर्स वगैरह जो हो गए उसमें, तो देखोगे वो काफ़ी अमाउंट में ज़्यादा होते हैं। जैसे होता है कि एक पुड़िया हो गया, दो पुड़िया हो गया बेसिकली, ठीक है। तो अमाउंट में ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो लो पोटेंट ड्रग होते हैं, उसमें उनकी पोटेंसी काफ़ी कम होती है, ठीक है, यानी कि उनका क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जो उसकी इफिकेसी होती है वो काफ़ी कम होती है। क्रूड ड्रग की बात करूँ, देखो क्या बता रहा हूँ, क्रूड ड्रग में क्या होता है कि क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी शॉर्ट में लिखता हूँ, ये ज़्यादा होती है और इफिकेसी जो उसकी है, इफिकेसी वो कम होती है। जबकि पोटेंट ड्रग में क्या होता है कि हाई इफिकेसी होती है और क्वांटिटी काफ़ी लो होती है। जैसे देखोगे पैरासीटामोल की बात करूँ, जैसे 650 mg है, 650 mg, तो उसमें देखोगे कितना छोटा सा 650 mg कितना कम अमाउंट है, लेकिन फिर भी ट्रीट करता है लोगों को, इफेक्ट अपना वो इफिकेसी शो करता है, ठीक है। तो कितनी कम क्वांटिटी में भी इफिकेसी अपना इफिशियंटी, मतलब इफिशियंट है वो दवा, शो करता है अपना जो रिजल्ट है, तो इससे हम लोग बोलते हैं पोटेंट ड्रग, ठीक है। अब देखो एक नोट पॉइंट में मैं क्या लिखा हूँ कि एनी सब्सटेंस, अब आपके माइंड में ये भी सवाल आना चाहिए कि यानी कि अगर समहाउ प्योरिटी अगर रिलेटेड है क्वालिटी ऑफ द ड्रग से, तो अगर जितनी अच्छी प्योरिटी होगी, यानी जितना प्योर ड्रग होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, तो हम लोग 100% प्योर किसी भी दवा को क्यों नहीं बना लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है क्या कि एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी 100% प्योर, कोई भी सब्सटेंस उसको 100% प्योर हम लोग नहीं बना सकते टेक्निकली भी, यानी कितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह या टेक्निकल जितना भी आपका डिवाइस वगैरह है उसको यूज कर लोगे फिर भी नहीं 100% प्योर बना सकते हो, ठीक है। एज वेल एज कॉस्ट वाइज, और कितना भी पैसा भी लगा लो फिर भी उसको नहीं बना सकते हैं, बट स्टिल पॉसिबल टू अचीव अ हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी, फिर भी हम लोग प्रयास तो कर सकते हैं कि एक सर्टेन लेवल तक उसको प्योर बनाया जा सके, ठीक है। जैसे आप लोग ऐड वगैरह में भी देखे होंगे कि जो डेटॉल वगैरह है या लाइफ बॉय वगैरह है, वो 99.9% ही जम्स को मारता है। देखो वो भी 100% क्लेम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि 100% यार क्लेम हम लोग किसी भी सब्सटेंस को प्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखो जो मैं आपको बताया वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। नोट्स के लिए मैं प्रॉपर आपको लिख दिया हूँ यहाँ पे कि क्वालिटी ऑफ ड्रग वो डिपेंड करता है उसकी प्योरिटी पे या इम्प्योरिटी पे। तो जितना ज़्यादा कम इम्प्योरिटी होगा उतनी क्वालिटी ऑफ ड्रग अच्छी होगी, ठीक है। और जनरली जितनी भी मार्केट में ड्रग मिलती है वो क्लेम होता है कि 99% से ज़्यादा वो प्योर है, ठीक है। 99.8% तक क्लेम है, 99.9% तक क्लेम है, ठीक है। 100% तक क्लेम नहीं होता है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इम्प्योरिटी पढ़ना क्यों रिलेटेड है, क्यों ड्रग फॉर्मुलेशंस में इम्प्योरिटी का यूज है, ठीक है। तो अब इम्प्योरिटी कभी से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कभी से टर्म आ रहा है, तो आपको माइंड में आना चाहिए कि इम्प्योरिटी क्या है, प्योर सब्सटेंस कब बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये अब हम लोग डेफिनेशन बेसिकली देख लेते हैं, जहाँ से आपका मेन सिलेबस चालू होता है, ठीक है, यानी कि आपका मेन टॉपिक चालू होता है, जो मेंशन है कि इम्प्योरिटी क्या है, सोर्स क्या है, टाइप क्या है। तो देखो वो तो एक इंट्रोडक्शन था, बेसिकली इंट्रोडक्शन था रिलेट करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि इम्प्योरिटी क्या होता है। तो देखो इम्प्योरिटी का मैं डिफिनीशन अगर बात करूँ यहाँ पे, तो लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ फॉरेन और अनवांटेड मैटर इन अ प्योर कंपाउंड। किसी भी अगर प्योर कंपाउंड में अगर कोई फॉरेन मैटर प्रेजेंट है या कोई अनवांटेड ऐसा मैटर प्रेजेंट है जिसे हम लोग ना चाहें कि वो प्रेजेंट हो, फिर भी अगर वो प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि वो इम्प्योरिटी कॉज कर रहा है उस सब्सटेंस में, ठीक है। देखो लिखा है कि विच कॉजेज देम टू लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी एंड कलेक्टिवली टर्म्ड एज इम्प्योरिटी। देखो ये तो डिफिनेशन हो गया। अब मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे मान लो कोई यहाँ पे सब्सटेंस है, मान लो जैसे मान लो ये पूरा सॉल्ट है, ठीक है। क्या है ये बेसिकली सॉल्ट है, यानी हिंदी में बात करें तो ये नमक है। अगर यहाँ पे मान लो सैंड है, ये क्या है, ये सैंड है। अगर मान लो हवा चल रहा है, काफ़ी तेज़ से हवा चल रहा है, और कुछ सैंड का जो अमाउंट है वो आ गया आपके इस सॉल्ट में, जो कंटेनर में सॉल्ट रखा हुआ है उसमें आके मिक्स हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली सॉल्ट के भी पार्टिकल प्रेजेंट हो गए और सैंड के भी पार्टिकल प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो अब तो ये हमारा जो प्योर सब्सटेंस सॉल्ट था अब तो इम्प्योर हो गया, क्योंकि सॉल्ट के भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं और सैंड के भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये इम्प्योर हो गया ओवरऑल सब्सटेंस, जो कि इम्प्योरिटी कॉज किया हमारे बेसिकली इस सब्सटेंस को, ठीक है। तो इससे हम लोग बोलेंगे इम्प्योरिटी, क्योंकि सैंड जो है वो बाहर था, बाहर से आया फॉरेन मैटर था और अनवांटेड था। कभी तुम चाहोगे कि आपके जो प्रोडक्ट बना रहे हो, या तो दवा बना रहे हो या कोई भी जनरल प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें कोई बाहर से कोई सब्सटेंस आए जो कि आप ना चाहते हो ऐड हो जाए, नहीं चाहते हो ऐसा, नहीं तो वो आपके प्रोडक्ट को डिग्रेड कर सकता है, ख़राब कर सकता है बेसिकली, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे इम्प्योरिटी। और देखो कुछ ओरिजिनल प्रॉपर्टी रही होगी सॉल्ट की, बेसिकली अगर आप हीट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी चेक करेंगे उसकी, तो प्रॉपर्टी कुछ पहले की रही होगी, लेकिन सैंड के ऐड होने के बाद जो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो लूज़ हो जाएगी। बेसिकली आपको पता है यार, अगर सॉल्ट में अगर सैंड वगैरह ऐड हो गया, अगर आप उसको डिजॉल्व करेंगे, मान लो अच्छा आप इसको वाटर में डिजॉल्व करते हो, तो पहले तो सॉल्ट पूरा कंप्लीट डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन सैंड भी प्रेजेंट है, तो आप डिजॉल्व करोगे तो क्या डिजॉल्व हो जाएगा पानी में? पूरा नहीं होगा, सैंड के पार्टिकल दिखने लगेंगे आपको, क्योंकि सैंड भी प्रेजेंट है सॉल्ट में, इसलिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाएगी और टोटल कलेक्टिवली हम लोग इसको बोलेंगे इम्प्योरिटीज, ठीक है। या देखो इतनी बड़ी डिफिनेशन लिखो, या तो शॉर्ट में और बता सकते हैं हम लोग क्या, कि इम्प्योरिटीज कैन बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंसेस को एग्जिस्टिंग विद द ओरिजिनल ड्रग, यानी कोई भी अगर ओरिजिनल ड्रग है उसके साथ अगर कोई अनदर सब्सटेंस एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, सच एज स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग में ही उसके साथ प्रेजेंट है, या तो इंटरमीडिएट बन रहा है उसमें प्रेजेंट हो सकता है, या तो फाइनल प्रोडक्ट जो बन के तैयार हो गया उसमें भी प्रेजेंट हो सकता है, ड्यू टू साइड रिएक्शन, कोई भी साइड रिएक्शन कारण अगर प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे वो इम्प्योरिटी है, ठीक है। अब देखो आता है कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को प्योर कब कहेंगे, ठीक है। किसी भी केमिकल कंपाउंड को या किसी भी सब्सटेंस को प्योर कब कहेंगे, तो उसका डेफिनेशन क्या है कि द कंपाउंड विच हैव लिमिटेड फॉरेन मटेरियल। अब देखो यार लिमिटेड क्यों बोले, क्योंकि मैं आपको बताया 100% कोई भी सब्सटेंस प्योर नहीं हो सकता है, तो एक सर्टेन लेवल तक प्योर हो सकता है, ठीक है, इसलिए लिमिटेड बोले हैं। क्या लिमिटेड? जो फॉरेन मटेरियल होगा, अनवांटेड मटेरियल होगा, अगर वो लिमिट अमाउंट में प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है हाँ प्योर है, थोड़ा बहुत अवॉइड किया जा सकता है उस फॉरेन मटेरियल को, ठीक है। जैसे अगर मान लो 100%, मान लो अगर 99% कोई सब्सटेंस है उसमें अगर 0.1% अगर इम्प्योरिटी है तो हम लोग बोल देंगे हाँ कि ये अप्रॉक्स प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, क्योंकि यार 0.1% नेग्लिजिबल अमाउंट है 99% प्योरिटी के कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो हैव लिमिटेड फॉरेन मटेरियल और जीरो फॉरेन मटेरियल, या तो जीरो उसमें या तो फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट ही ना हो। जैसे वही बताया बीकर में अगर सॉल्ट है तो बस सॉल्ट का ही अगर अमाउंट प्रेजेंट है इसमें, तो ये आपका प्योर है, ठीक है। तो जीरो फॉरेन मटेरियल हो इज नोन एज प्योर सब्सटेंस आर प्योर केमिकल कंपाउंड, यानी किसी भी अगर सब्सटेंस में जीरो या लिमिटेड फॉरेन मटेरियल हो तो हम लोग बोलेंगे उसे प्योर केमिकल कंपाउंड या प्योर सब्सटेंस, ठीक। अब देखो हेंस लिमिट ऑफ दिस इम्प्योरिटी इन द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन आर फिक्स्ड। अब यार आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ क्या, कि अब तो ये जो इम्प्योरिटी वगैरह है ये सेट कौन करता है कि किसी भी चीज़ की इम्प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, उसका एक लिमिटेशन होता होगा ना, कि अगर 1% इम्प्योरिटी है तो चल जाएगा,
या 0.5% तो चल जाएगा। ड्रग जैसे अगर ड्रग आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी अगर मान लो 0.001% इम्प्योरिटी है किसी भी सब्सटेंस, मान लो ये लीड है पीबी, ठीक है, प्लम्बम ये लीड है आपका, इसकी इतनी अगर इम्प्योरिटी मान लो किसी ड्रग में तो चल जाएगा बेसिकली, मार्केट में उसको हम लोग अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो परसेंट है ये कौन अलाउ किया हम लोग को कि इतना चलेगा, इतना अलाउ है, इतना नहीं अलाउ है, तो ये आपका करता है फार्माकोपिया। कौन करता है, देखो, लिमिट ऑफ दिस इम्प्योरिटी इन द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मतलब क्या है, ड्रग का फॉर्मुलेशन, जहाँ पे ड्रग वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग हो, फॉर्मुलेशन हो, उसे उसे हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो आर फिक्स्ड या सेट बाई कौन करता है, फार्माकोपिया। अब फार्माकोपिया क्या होता है, तो फार्माकोपिया मतलब होता है ये एक स्टैंडर्ड होता है बुक, स्टैंडर्ड बुक है किसका, ड्रग का, जिसमें कि A to Z आपकी पूरी नॉलेज प्रेजेंट होती है, लिखी होती है उसमें कि ड्रग बनता कैसे, उसकी आपकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पोटेंसी एफिकेसी, आपका जितने भी उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं सब इस बुक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसमें, फार्माकोपिया में। आपके सिलेबस में ही टॉपिक में ही हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया है, तो उसमें लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फार्माकोपिया क्या होता है, ठीक है। तो बस शॉर्ट में ये समझ लो ये एक स्टैंडर्ड बुक है, रेफरेंस है ड्रग का, ठीक है। इसमें ड्रग की कंप्लीट डिटेल प्रेजेंट होती है, किसी भी ड्रग की, ठीक है। इसको एक कमेटी बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, IPC, ठीक है। तो देखो अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन फार्मास्यूटिकल। अगर मान लो किसी भी फार्मास्यूटिकल यानी कि ड्रग फॉर्मुलेशन में अगर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इफेक्ट पहला हो सकता है, पहला क्या कि कैन कॉज साइड इफेक्ट इफ प्रेजेंट बियॉन्ड सर्टेन टॉलरेंस इफेक्ट। अगर देखो किसी भी चीज़ का अगर सेट अमाउंट किया गया है, अगर उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस, मान लो अगर मैं बोलता हूँ आर्सेनिक है, ये आपका एक हैवी मेटल है, अगर ये अपने जितना लिमिट है इसका कि प्रेजेंट हो तो चल जाएगा मतलब बॉडी में, क्योंकि देखो ओवरऑल आपको ड्रग जो है वो देना तो बॉडी में है, यानी बॉडी में एक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को हर चीज़ का एक लिमिट, एक बेसिकली प्रॉपर उसका एक क्राइटेरिया सेट करना होता है कि इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं हम लोग कर सकते हैं, इसका इससे ज़्यादा सर्टेन एक्सटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आर्सेनिक है, तो अगर मान लो इसका डिज़ायर्ड अमाउंट से ज़्यादा प्रेजेंट है किसी भी ड्रग में, तो ये आपका साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है बॉडी में, ठीक है, ढेर सारे कोई भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। जैसे हैवी मेटल क्या है आपका एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी में, तो कुछ भी समस्या हो सकती है, ठीक है। लाइक पीबी हो गया, मतलब लेड हो गया, आयरन हो गया, आर्सेनिक, ये सब आपका हैवी मेटल में आता है। तो यानी कि इसमें क्या है फर्स्ट पॉइंट में कि अगर किसी भी सर्टेन अमाउंट से अगर ज़्यादा है, टॉलरेंस अमाउंट जो होता है, टॉलरेंस इफेक्ट होता है, उससे अगर ज़्यादा प्रेजेंट है अगर वो कोई भी इम्प्योरिटी, तो हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कैन डाइल्यूट द एक्टिव स्ट्रेंथ। एक्टिव स्ट्रेंथ को डाइल्यूट कर सकता है, या पोटेंसी ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग की पोटेंसी है अगर उसमें इम्प्योरिटी है मान लो, तो वही क्वालिटी वाली जो मैं आपको ऊपर जस्ट बात किया भाई है कि अगर इम्प्योरिटी अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो क्वालिटी जो ड्रग की होगी वो कम होगी, यानी पोटेंट ड्रग कम होगा, यानी कि इफिकेसी उसकी कम होगी, ठीक है। तो उसकी बेसिकली डाइल्यूट कर सकते हैं, यानी कि उसके जो एक्टिव स्ट्रेंथ है जिससे वो काम कर रहा है, अपना जो रिजल्ट, इंटेंडेड रिजल्ट जो है शो कर रहा है ड्रग, उसको डाइल्यूट कर सकता है, यानी कि कम कर सकता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि कैन शॉर्टेन द सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग बाय डिग्रेडिंग इट। ड्रग के सेल्फ लाइफ को शॉर्टेन कर सकता है, कम कर सकता है, उसको डिग्रेड करके, ठीक है, उसको खराब कर देगा। तो उसकी जो सेल्फ लाइफ होगी, मान लो कोई ड्रग है कि मान लो जितने भी ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन हैं, मतलब कि जो आँख में हम लोग आई ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, होता है कि अगर आप ओपन कर दिए उसके कैप को तो बेसिकली 1 मंथ के अंदर आपको यूज करना होता है, ठीक है। नहीं तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा आपका माइक्रोबियल इन्वेजन या अटैक वगैरह ऐसा टाइप, मतलब या कंटामिनेशन वगैरह माइक्रोब्स का हो सकता है, इसलिए उस पर लिखा होता है उसके कॉशन में या वार्निंग में कि यूज़ विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द कैप, ठीक है, ऐसा टाइप। तो इसलिए लिखा होता है कि उसका एक सेल्फ लाइफ होता है कि इतने समय में आपको ये ड्रग यूज करना है। जैसे इस सेल्फ लाइफ मतलब शॉर्ट में अगर आप समझना चाहें तो बेसिकली बोल सकते हैं क्या, किसी भी ड्रग की एक्सपायरी, ठीक है, यानी कि कितने समय बाद वो ड्रग एक्सपायर कर जाएगा। अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो बेसिकली वो कम हो जाएगी। कोई 2 साल में एक्सपायर होने वाला था तो वो 1 साल में एक्सपायर हो जाएगा, या 1.5 साल में एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा टाइप, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, कैन इंटरेक्ट विथ ड्रग सब्सटेंस एंड अफेक्ट इट्स प्योरिटी एंड पोटेंसी। सीधी बात है, अगर कोई ड्रग प्योर है, अगर उसमें इम्प्योरिटी या इम्प्योर सब्सटेंस कोई आ गया, उसके साथ ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर लिया, तो उसकी जो प्योरिटी है वो इफेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि अब वो इम्प्योर हो गया, पहले जितना प्योर नहीं रह गया है, ठीक है। और उसकी पोटेंसी को भी इफेक्ट करेगा, उसकी इफिकेसी को भी इफेक्ट करेगा। पांचवा पॉइंट क्या हो गया, ब्रिंग फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस। जितने भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है उनमें चेंजेस ला देगा। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी मान लो पहले कलर कुछ और था, उसका जो स्टेट है बेसिकली दवा का कुछ और था, या उसका ऑर्डर यानी उसकी जो महक है बेसिकली वो कुछ और थी, लेकिन इम्प्योरिटी के एड ऑन होने से या प्रेजेंट उसमें तो कुछ और उसका चेंज हो गया। जैसा कि अगर बात करूँ, मान लो ऐसी इम्प्योरिटी कोई ड्रग में ऐड हो गई जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर की हो, कैसी,
हाइग्रोस्कोपिक ये क्या होता है, मतलब कि जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता हो, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी हो। मॉइस्चर में क्या होता है, जैसे अगर एटमॉस्फेयर में नमी यानी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रेजेंट है आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर वाले अगर इम्प्योरिटी सब्सटेंस में यानी ड्रग में हमारे, तो क्या करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया तो जो स्टेट मान लो सॉलिड था अगर ड्रग का, तो अब वो थोड़ा लिक्विड में हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब वाटरी टाइप का हो जाएगा, फ्लूइड टाइप का हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा गीला हो जाएगा बेसिकली। तो अब हमारे ड्रग को इफेक्ट कर दिया, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसके स्टेट में पहले सॉलिड था अब थोड़ा लिक्विड हो गया, तो चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि इम्प्योरिटीज में प्रेजेंट थी जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर की थी, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया कि क्या क्या इफेक्ट इम्प्योरिटी ला सकता है किसी भी फार्मास्यूटिकल्स में यानी कि ड्रग के फॉर्मुलेशंस में, ठीक है, यानी किसी भी ड्रग सब्सटेंस में। अब देखो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटीज कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो इम्प्योरिटी देखो शॉर्ट में बात करें तो दो टाइप की होती हैं, पहला एक कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। नाम से ही क्लियर हो रहा है, अभी नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं अभी क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब इसको कैटेगराइज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कैसे किए हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है इम्प्योरिटी आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट दे प्रोड्यूस। कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं इम्प्योरिटी, अच्छा इफेक्ट कर रहे हैं कि बुरा इफेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, पहला कंस्ट्रक्टिव, दूसरा डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव अगर इम्प्योरिटी की बात करें तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी क्या होता है, सम इम्प्योरिटीज आर प्रूव्ड टू बी यूजफुल फॉर अ कंपाउंड। कुछ कुछ इम्प्योरिटी क्या होती हैं वो अच्छी होती है हमारे ड्रग में, अगर वो ऐड ऑन हो जाए या हमारे ड्रग में अगर प्रेजेंट हैं तो वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट तो करती हैं, या हम लोग जानबूझ के उसको ऐड करते हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी ड्रग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग कभी कभी क्या होता है कि अलग से इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अब देखो इम्प्योरिटी मतलब ये मत समझ लो कि ये डस्ट हो गया, हमेशा हमेशा हर केस में यही नहीं होगा, कोई भी अगर फॉरेन मैटर हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, वो आपका इम्प्योरिटी की तरह ऐड करेगा अगर किसी भी दूसरे सब्सटेंस में उसको ऐड करोगे, ठीक है। जैसे देखो एक थोड़ा सा मैं आपका डाउट और क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये वाटर है, यहाँ पे सॉल्ट है, ठीक है। तो अगर ये वाटर अभी प्योर, बस मान लो वाटर है किसी भी कंटेनर में रखा हुआ, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर है। और सॉल्ट की बात करें तो ये भी सॉल्ट भी एक प्योर सब्सटेंस है, बस सॉल्ट के ही उसमें पार्टिकल्स हैं। लेकिन अगर इन दोनों को हम लोग एक कंटेनर में मिक्स कर दें तो ये क्या हो गया, वाटर प्लस सॉल्ट हो गया। तो अब क्योंकि ये पहला सब्सटेंस प्योर है, ये दूसरा प्योर सब्सटेंस है, तो इन दोनों प्योर सब्सटेंस को भी ऐड करने पे ये दोनों इम्प्योर सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। क्यों, क्योंकि अब उस कंटेनर में सॉल्ट के भी पार्टिकल प्रेजेंट है और वाटर के भी मॉलिक्यूल या पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि इम्प्योरिटी जो है वो आपका प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस के भी ऐड होने से बन सकती है, या तो कोई इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस से बन सकता है, या तो इम्प्योर और इम्प्योर है सब्सटेंस तब भी बन सकता है, ठीक है। तो यानी कि वही मैं बता रहा था आपको कि कोई भी अगर सब्सटेंस हम लोग जानबूझ के अगर अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, तो वो कंस्ट्रक्टिव यानी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जानबूझ के, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, ठीक है। सच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। और देखो कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी जो है मेनली इन्वॉल्व टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड विद ईच अदर टू फॉर्म अ टारगेटेड प्रोडक्ट। कोई टारगेटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर आप जानबूझ के ऐड कर रहे हैं कोई इम्प्योरिटी बाहर से अपने से, इंटेंडेड यानी कि इंटेंशन है आपका ऐड करने का, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस टारगेटेड ड्रग को बेसिकली, ठीक है, उसलिए इसका नाम रखा गया कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे एलॉयस, जितने भी एलॉय हो गए, ये एलॉय क्या होते हैं, मेटल विथ इम्प्योरिटीज। मतलब एलॉय क्या है आपको पता है, ये मेटल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, एलॉय यानी मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन होते हैं। तब देखो ये इम्प्योरिटीज के एग्जाम्पल में, कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल में आते हैं कैसे, देखो जो स्टील होता है आपका, बेसिकली स्टील किससे बना होता है, मेड बाई इंट्रोड्यूसिंग कार्बन एंड आयरन। कार्बन और आयरन को जब मिक्स करते हैं हम लोग स्टील बनाते हैं, ठीक है। तो कार्बन आपका हो गया नॉन मेटल, आयरन हो गया आपका मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से स्टील बनाए। मेटल एक प्योर सब्सटेंस है यानी पूरे उसमें मेटल पार्टिकल हैं, जैसे ये आयरन है तो पूरा आयरन रहा होगा, ये कार्बन है तो पूरा कार्बन का पार्टिकल प्रेजेंट रहा होगा। अब इन दोनों को मिला दिए एक में तो आपका अलग अलग दो सब्सटेंस प्रेजेंट हो गए, तो इम्प्योर बना दिए ओवरऑल, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये इम्प्योरिटी। और क्योंकि जानबूझ के हम लोग बना रहे हैं ऐड कर रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो देखो लेकिन स्टील बनाने के लिए क्या होता है कि मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग कार्बन लेस देन 2%, 2% कार्बन जो होता है 2% से भी कम कार्बन को ऐड किया जाता है प्योर आयरन में, तब हम लोग स्टील का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हो गया जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल, जितनी भी आपकी सोलर सेल होती है उनके मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्योर सिलिकॉन जो होता है उसको मिक्स करते हैं हम लोग किसके साथ, मिक्सड विथ 0.0012 टू 0.1% इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस एंड बोरॉन। मतलब क्या है कि फॉस्फोरस प्लस बोरॉन को हम लोग मिक्स करते हैं कितने परसेंट में, 0.001 से लेके 0.1% के बीच में मिक्स करते हैं इसको किसके साथ, प्योर सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन के साथ मिक्स करते हैं फॉस्फोरस और बोरॉन को
तब हम लोग बनाते हैं सोलर सेल। और क्यों मिक्स करते हैं? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मिक्स करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन पॉसिबल है, इसलिए मिक्स करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। तब अब यहाँ पे जो फॉस्फोरस और बोरॉन जो मिक्स किए हैं ये इम्प्योरिटी की तरह ऐड करेंगे हमारे इस सिलिकॉन में। जब हम लोग सिलिकॉन में ऐड करेंगे तो फॉस्फोरस और बोरॉन एक इम्प्योरिटी की तरह ऐड करेंगे, इसलिए ये इम्प्योरिटी है। और क्योंकि हम लोग जानबूझ के बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सोलर सेल का इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, इसलिए ये कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी है। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, अब नाम से पता चला डिस्ट्रक्टिव यानी डिस्ट्रक्ट कर रहा है ऐसी इम्प्योरिटी जो कि डिस्ट्रक्ट कर दे हमारे फाइनल प्रोडक्ट को या टारगेटेड प्रोडक्ट को। टारगेटेड प्रोडक्ट मतलब क्या है? ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम लोग टारगेट कर रहे हो, जिसको बनाने के लिए। जैसे मुझे पैरासीटामॉल बनाना है तो मेरा टारगेट क्या है यहाँ पे? पैरासीटामॉल। तो ओवरऑल मेरा टारगेटेड प्रोडक्ट क्या हो गया? पैरासीटामॉल। ठीक है, तो अब डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी की बात करें तो क्या है कि अनवांटेड मटेरियल विच मिक्स्ड विथ अ प्योर सब्सटेंस। ऐसा मटेरियल जो कि अनवांटेड हो, हम लोग नहीं चाह रहे हो कि वो ऐड हो, फिर भी अगर वो ऐड हो जा रहा है हमारे प्योर सब्सटेंस में एंड डिस्ट्रक्ट द फाइनल प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट को डिस्ट्रक्ट कर दे, तो हम लोग बोलते हैं उसे डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी कंस्ट्रक्ट करने का यानी टारगेटेड प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है, जबकि वाइल डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी जो होता है वो डिस्ट्रक्ट कर देता है हमारे फाइनल प्रोडक्ट को। और जो ये जो ऐड होता है वो देखो यहाँ पे लिखा है कैन बी एडेड एक्सीडेंटली, अपने आप ऐड हो जाता है। कभी अपने से तो हम लोग कोई अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं इतना कॉस्ट लगा के, कोई दवा बना रहे हो कितनी उसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो अपने से तो ख़राब करोगे नहीं, तो एक्सीडेंटली ऐड हो सकता है उसमें, या तो अनअवेयरनेस आपको पता ना हो और ऐड हो गया उसमें। ठीक है, अबाउट फॉरेन मटेरियल के बारे में पता ना हो आपको, गलती से ऐड हो गया हो। मान लो कोई डस्ट वगैरह आ गया हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंट हो, तो सोर्सेज कहाँ से आ सकते हैं ऐड होने के सब्सटेंस में हमारे, वो हम लोग वही आगे सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल मैं डिफिनेशन पढ़ता हूँ कि डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी क्या है? अनवांटेड मटेरियल विच मिक्स्ड विथ अ प्योर सब्सटेंस एंड डिस्ट्रक्ट द फाइनल प्रोडक्ट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। और फाइनल प्रोडक्ट में का कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रहा होगा, उसको वो डिस्ट्रक्ट कर दे रहा होगा। जैसे मान लो मेल्टिंग पॉइंट अगर रहा हो, मान लो फाइनल प्रोडक्ट हमको बनाना था मान लो 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो अब उसका मेल्टिंग पॉइंट हो उसके 400 डिग्री सेल्सियस हो गया हो, या तो उसके कम हो गया हो 200 डिग्री सेल्सियस हो गया हो, तो डिजायर्ड जो था हम लोग का परसेंट मेल्टिंग पॉइंट का वो चेंज हो गया, इसलिए डिस्ट्रक्ट कर दिया हमारे टारगेटेड प्रोडक्ट को, इसलिए डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात करूँ मैं तो एस एंड डेब्रिस इन मेटल, जितने भी अगर आप आयरन के मेटल्स वगैरह देखे होंगे ग्रेन्यूल्स टाइप का, अगर कंटेनर में बेसिकली लैब में रखा होता है, अगर देखे होगे तो उसमें कुछ डेब्रिस और एस होते हैं, राखी जैसे, यानी हिंदी में राख बोलो या राखी बोलो, वैसा टाइप का प्रेजेंट होता है, ब्लैक ब्लैक टाइप का। ठीक है, और डेब्रिस कुछ टाइप के प्रेजेंट होते हैं, मैटर टाइप के, कुछ खराब मैटर देखे होगे। अगर निकालते हैं हम लोग आयरन वगैरह को, अगर निकाल रहे हो तो हाथ में आपके लग जाता है कुछ टाइप का सब्सटेंस अलग, या तो कोई और भी टिन वगैरह कोई और भी मेटल ले रहे हो तो हाथ में लग जाता है उसमें जो एस वगैरह है, तो ये सब क्या है? तो इम्प्योरिटी की तरह है जो कि प्रेजेंट है हमारे मेटल में। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी है। अब बात ये आती है कि अगर मान लो प्रेजेंट है कोई इम्प्योरिटी वगैरह, तो इसको रिमूव कैसे करेंगे? तो अगर डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी है, क्योंकि अभी आपके प्रोडक्ट में ऐड हो गया है अपने से या एक्सीडेंटली ऐड हो गया है, तो उसको रिमूव करने का दो प्रोसेस है। क्या है? दो मेथड, केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड। देखो कॉमन सी बात है, कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी में रिमूव नहीं करोगे क्योंकि तुम जानबूझ के इम्प्योरिटी को ऐड ऑन कर रहे हो। ठीक है, जबकि डिस्ट्रक्टिव में अपने आप ऐड हो जा रहा है, इसलिए उसको रिमूव तो करोगे। ठीक है, तो केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड दो तरीके होते हैं जिससे हम लोग रिमूव करते हैं। पहला तरीका केमिकल मेथड की बात करूँ तो सम इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम अ कंपाउंड कैन बी रिमूव्ड केमिकली। कोई इम्प्योरिटीज़ होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग केमिकली रिमूव कर सकते हैं। जैसे बात करूँ एग्जाम्पल में, तो कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में वाइल मैन्युफैक्चरिंग आयरन टू रिमूव SiO2 फ्रॉम द आयरन ओर। आयरन का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट को ब्लास्ट फर्नेस पे ऐड किया जाता है, किसको रिमूव करने के लिए? सिलिकॉन ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में ऐड करते हैं आयरन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, ताकि ऐड करने से क्या होगा? सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है एग्जांपल जैसे जोन रिफाइनिंग हम लोग करते हैं, ये होता है किया जाता है प्यूरिफाइंग करने के लिए सेमीकंडक्टर्स को। ठीक है, ये सब केमिकल मेथड हो गए। और फिजिकल मेथड क्या होगा? जैसे सम इम्प्योरिटी कैन बी आल्सो रिमूव बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। इसका जैसे कॉमन एग्जांपल है डिस्टिलेशन मेथड। ये तो जानते होगे डिस्टिलेशन मेथड क्या है। ये यूज होता है आपका क्यों किस लिए? सेपरेट करने के लिए, फॉर सेपरेटिंग वाटर एंड सॉल्ट मिक्सचर। मान लो वाटर है और सॉल्ट है, मिक्स है बेसिकली कंटेनर में, तो आपको इसको सेपरेट करना है तो हम लोग डिस्टिलेशन कर देंगे। ठीक है, डिस्टिलेशन करोगे तो क्या होगा? वाटर अलग हो जाएगा, सॉल्ट आपका अलग हो जाएगा, सॉल्ट आपका रेजिड्यू मैटर की तरह फॉर्म होकर सॉलिड पार्टिकल की तरह बच जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टिलेशन मेथड। ऐसे हम लोग अलग अलग मतलब इम्प्योरिटी को सेपरेट कर सकते हैं। अब फाइनल हम लोग का टॉपिक है, बात करते हैं सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी के सोर्सेस यानी कि
जो इम्प्योरिटीज़ हम लोग कभी से बात कर रहे हैं वो कैसे कहाँ कहाँ से ऐड हो सकते हैं हमारे सब्सटेंस में। अगर हम लोग ड्रग का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं यानी ड्रग बना रहे हैं तो कहाँ से आ सकता है, तो उसका सोर्सेज क्या है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ आपको 7 सोर्सेज। कितने? 7 सोर्सेज। पहला हो गया आपका रॉ मटेरियल, दूसरा हो गया आपका प्रोसीजर, तीसरा हो गया आपका केमिकल, फोर्थ हो गया ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ हो गया स्टोरेज, सिक्स हो गया इन्वायरमेंट, 7 हो गया इक्विपमेंट। अब डिटेल में बात करते हैं, ये आपका बस फ्लो डायग्राम के लिए दिया था, ठीक है। तो देखो रॉ मटेरियल से कैसे हो सकता है इम्प्योरिटी ऐड। रॉ मटेरियल जैसे देखो हमारा कोई भी ड्रग है, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ड्रग है, दो चीज़ से बना होता है, एक होता है एपीआई और एक होता है एक्सीपिएंट। ठीक है। तो एपीआई और एक्सीपिएंट से मिलके बना होता है। और थोड़ा सा और अगर क्लियर वे में बात करें तो ड्रग और मेडिसिन, आप दो टर्म सुने होंगे, तो ड्रग और मेडिसिन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो ड्रग होता है बस एपीआई, जबकि मेडिसिन जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एपीआई और एक्सीपिएंट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पैरासीटामॉल ये मेडिसिन है, तो मेडिसिन इसमें क्योंकि एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, फार्मास्यूटिक्स में आप लोग पढ़ोगे, तो ये क्या होता है कि ये मेन वो मटेरियल होता है जो कि इफेक्ट अपना शो करता है, ठीक है, बॉडी पे। जबकि ये जो एक्सीपिएंट होते हैं इसे हम लोग व्हीकल बोल सकते हैं, जो कि ऐड किए जाते हैं स्टेबिलिटी के लिए, एपीआई के, उनका अमाउंट बढ़ाने के लिए बेसिकली, ठीक है। जैसे अगर 650 mg की अगर मैं बात करूँ, जैसे पैरासीटामॉल बताया, तो 650 mg यार कितना कम क्वांटिटी है। आप ही बताओ, अगर आप उसको इंटेक्ट करोगे, मान लो बुखार है किसी को और मैं बोल दिया उसको पैरासीटामॉल दो, तो आप क्या डायरेक्ट उसको एपीआई दोगे जो मेन उसका वो सोचोगे तो है ही, हाँ, जो मेन दवा अगर जो इफेक्ट शो करता है अगर वो 650 mg ही है, एपीआई है, तो एपीआई डायरेक्ट क्यों नहीं देते हम लोग, उसको एक्सीपिएंट क्यों ऐड करके दे रहे हो। तो 650 mg को हैंडल करने में कितना मुश्किल होगा आपको पता है, कितना कम क्वांटिटी आप कैसे उसको बॉडी में इनकॉर्पोरेट करोगे, कैसे खाओगे उसको, ठीक है। इसलिए उसका जो अमाउंट है बढ़ाने का दवा का, ताकि आप उसको हैंडल कर पाओ यानी खा पाओ आराम से, उस एक्सीपिएंट ऐड किया जाता है, ठीक है, उसका बल्क करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, बल्क करने के लिए, टेस्ट लाने के लिए, अलग अलग कारण हैं उसके, जो कि हम लोग फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अब ये जो रॉ मटेरियल बेसिकली, चाहे वो एक्सीपिएंट हो उसका, चाहे एपीआई हो, वो उसमें अगर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो आपके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें तो इम्प्योरिटी ऑटोमेटिक प्रेजेंट होगा ही। तो वही चीज़ लिखा है कि द रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इफ़ कंटेन इम्प्योरिटी। अगर जो भी रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, अगर इम्प्योरिटी कंटेन करता है, देन इट विल ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द फाइनल प्रोडक्ट। कॉमन सी बात, अगर इनिशियल में प्रेजेंट है तो फाइनल बनने के बाद भी तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट में डिग्रेड या डिकम्पोज, जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका वो डिग्रेड हो जाएगा और डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, कॉपर सल्फेट है, इज प्रिपेयर्ड बाई एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कॉपर। कॉपर सल्फेट आपको बनाना है तो आप समझ में आ रहा है, कॉपर लोगे और H2SO4 लोगे, सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर मान लो आप कॉपर लिए, ये आपका रॉ मटेरियल्स हैं दोनों, ठीक है, ये रिएजेंट है H2SO4 और कॉपर आपका रॉ मटेरियल है। तो अगर मान लो कहीं से एक्सट्रैक्ट किए होगे, अगर उसमें आयरन, निकल और एल्युमिनियम का भी क्वांटिटी अगर कुछ प्रेजेंट है कॉपर में, कुछ ये सब प्रेजेंट है अगर उसमें, तो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तब अगर कॉपर सल्फेट अगर बनाओगे इस वाले कॉपर को लेके, तो कॉपर सल्फेट में आपका इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होगा, उसमें कुछ अमाउंट आयरन, निकल और एल्युमिनियम का भी प्रेजेंट होगा। तो ओरिजिनल जो आपको ड्रग चाहिए था कॉपर सल्फेट में, वो क्वालिटी नहीं होगी जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरा प्रॉपर्टी है जो रिएजेंट हम लोग बात किए, दूसरा, तो ऐसे ही जो दूसरा सोर्स है आपका रिएजेंट, जिसे हम लोग केमिकल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन रिएजेंट देन इट में डिग्रेड द फाइनल प्रोडक्ट और डिजायर्ड प्रोडक्ट में चेंज। अगर ऐसे ही रिएजेंट में अगर भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है। जैसे कॉपर और H2SO4 वही बात करते हैं कॉपर सल्फेट बनाने के लिए। अब मान लो वहाँ पे कॉपर था रॉ मटेरियल में, अब H2SO4 जो रिएजेंट है केमिकल है, अगर मान लो आपको बोला गया था 10%, आपको मान लो 10% आपको बोला गया था इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए, और आप गलती से मान लो ले लिए 20% या तो 12% ले लिए, तब जो ओरिजिनल क्वालिटी होनी चाहिए थी या ओरिजिनल जो उसका प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी ड्रग की मैन्युफैक्चर होने के बाद, वो तो नहीं रहेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन में आप स्लाइड चेंज कर दिए हैं, इसलिए थोड़ी सी इम्प्योरिटी एड ऑन यहाँ पे हो गई है रिएजेंट के कारण। इसलिए यहाँ पे रिएजेंट जो है इम्प्योरिटी एड ऑन करने का एक सोर्स है, ठीक है। थर्ड हो गया आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर में जैसे व्हेन वी प्रिपेयर एनी सब्सटेंस, यानी प्रोसीजर यानी तरीका, जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके तरीके में अगर कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई डिफेक्ट हो गया, तो हम लोग बोलेंगे वहाँ से इम्प्योरिटी ऐड हो रही है। जैसे व्हेन वी प्रिपेयर एनी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस को प्रिपेयर कर रहे हो या प्रोडक्ट को, वी फॉलो SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, किसी भी देखो प्रोडक्ट का, पहले समझो बात को, कोई भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हैंडल करने के लिए एक SOP होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसको ऑपरेट करने का एक प्रोसीजर होता है, मेंशन होता है लिस्ट में,
एक पेज पे जो कि चिपकाया गया होता है आपके वॉल वगैरह पे इंस्ट्रूमेंट के सामने, कि कैसे आप उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल करोगे या इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पे लगा गया है फोटो। तो ये होता है एसओपी, जिसमें कि गाइडलाइन वगैरह मेंशन होता है कैसे हैंडल करना है। अब अगर मान लो कोई हम लोग एसओपी को पढ़ रहे हैं, अगर टेक्निकली कोई मिस्टेक हो गया पढ़ने में, या तो अनअवेयरनेस हो गया पढ़ने में या उसको प्रोसेस को परफॉर्म करने में, तो इस मिस्टेक के कारण ड्यूरिंग द फॉलोइंग ऑफ एसओपी अगर मिस्टेक हो गया तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अफेक्ट हो जाएगा। क्यों? मान लो अगर लिखा गया था ऐसे ऐसे स्टेप है और आप थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर दिए हो, तो जैसा बनना चाहिए था ड्रग वैसा नहीं बनेगा, थोड़ा सा इम्प्योरिटी वहाँ से या थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज होने के कारण थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट था वैसा नहीं बन पाएगा जैसा हम लोग को चाहिए था, ठीक है। फोर्थ कारण है आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये तो काफ़ी अच्छा है, मतलब देखो मतलब काफ़ी जेन्युइन है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, जैसे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन वगैरह है, इज़ अ मेजर रिस्क ऑफ कंटामिनेशन बाई डस्ट। जैसे कि देखो अगर आप ड्रग का मैन्युफैक्चर कर रहे हो, हालांकि जहाँ पे कंपनी से इंडस्ट्री वगैरह में होता है वहाँ पे काफ़ी मतलब क्लोज्ड इन्वायरमेंट होता है, काफ़ी स्टेराइल वगैरह होता है, ठीक है। काफ़ी ऐसा रीजन होता है जहाँ की कोई भी आपका हर चीज़ सेट किया गया होता है पहले से इन्वायरमेंट कंडीशन को, कि स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, दवा को बनाने का स्पेसिफिक प्रेशर वगैरह होता है, ठीक है। वहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल एकदम नहीं प्रेजेंट होता है। फिर भी अगर मान लो अगर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, जैसे मान लो थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह है अगर वॉल वगैरह पे या आपके इंस्ट्रूमेंट वगैरह में, या तो आपका जहाँ पे आप रख के प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पे, तो एक कंटामिनेशन हो सकता है वहाँ पे आपके ड्रग में, ठीक है, जिसके कारण इम्प्योरिटी ऐड हो सकती है, यानी कि वो सब्सटेंस बेसिकली डस्ट वगैरह ऐड होगा आपके ड्रग में, तो इम्प्योरिटी की तरह ऐड करेगा जिसके कारण वो डिग्रेड होगा, ठीक है। तो सच एस जैसे डस्ट में जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, स्मोक प्रेजेंट है, तो दिस इम्प्योरिटी जो होगा कंटामिनेट कर देगा फाइनल प्रोडक्ट को एंड में हैजार्डस फॉर ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग के लिए भी हैजार्डस होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, NO2 वगैरह, ये सब हैजार्डस होता है, यानी हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग के लिए, ठीक है। तो ये भी आपके फाइनल प्रोडक्ट को खराब कर सकती है, डिग्रेड यानी खराब कर देना, ठीक है। तो टू मेंटेन ए प्रॉपर इन्वायरमेंट, तो इनको सही करने के लिए हम लोग को प्रॉपर इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, नमी ह्यूमिडिटी यानी नमी, वेंटिलेशन हो गया, ये सब आपको मस्ट भी, यहाँ एम लिखा है MUST, मस्ट भी मेंटेन, हमको मेंटेन करना होगा इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। पाँचवा हो गया आपका स्टोरेज। देखो अब स्टोरेज से कैसा होगा, किस कंटेनर में आप स्टोर कर रहे हो बेसिकली ड्रग को, वो भी आपका इम्प्योरिटी को ऐड कर सकता है। मान लो स्टोरेज कंटेनर वगैरह अगर साफ से नहीं धुला है, या तो और भी अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें, जैसे गलत कंटेनर में आप उसको ड्रग को रख दे रहे हो, स्टोर कर दे रहे हो, फिर भी इम्प्योरिटी का ऐड हो सकता है। कैसे? देखो द केमिकल सब्सटेंसेस व्हेन प्रिपेयर्ड वी हैव टू स्टोर इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर, उनको अलग अलग कंटेनर में हम लोग को पर्टिकुलर ड्रग को एक पर्टिकुलर कंटेनर में रखना होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ केमिकल, केमिकल का नेचर क्या है, डिपेंडिंग अपॉन देयर बैच साइज, उनका बैच साइज क्या है और उनकी क्वांटिटी क्या है, उनके अकॉर्डिंग कंटेनर को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ कंटेनर वेरियस कंटेनर यूज होते हैं, जैसे फॉर स्टोरेज के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस को, लाइक प्लास्टिक का होता है, ग्लास का होता है, जैसे देखोगे जो पानी का जो बॉटल चढ़ाया जाता है देखोगे, ठीक है, तो वो प्लास्टिक का होता है। फिर ग्लास का कंटेनर हो गया, इंजेक्शन वगैरह जो होता है देखो उसका जो होता है बेसिकली जो केमिकल्स होते हैं उसमें सब ग्लास टाइप के कंटेनर में रखे रहते हैं, स्टेनलेस स्टील हो गया, टिन हो गया, पेपर हो गया, एल्युमिनियम फॉइल हो गया, तो ये सब बेसिकली एक स्टोरेज कंटेनर की तरह ऐड करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, आइदर वो ड्रग हो या तो वो कोई भी आइटम हो, खाने की आइटम ही क्यों ना हो, देखोगे एल्युमिनियम फॉइल में रैप की जाती है, लपेटी जाती है, ठीक है। तो अब अगर मान लो इफ़ अगर अल्कली मेटल्स वगैरह हो गए, अगर इसको स्टोर कर दोगे तुम ऑर्डिनरी ग्लास में, सामान्य ग्लास में, नॉर्मल ग्लास में अगर अल्कली को स्टोर करोगे तो क्या होगा, देन देयर इज द चांस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ लीड, तो उस ग्लास में से जो लीड होगा वो उसका चांस होगा एक्सट्रैक्ट होने का और हमारे प्रोडक्ट में ऐड ऑन हो सकता है, ठीक है, इनटू द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम कंटेनर। देखो जैसे मान लो ये कंटेनर है, ऑर्डिनरी ग्लास है ये, इसमें क्या है, ये लेड का थोड़ा बना हुआ है मान लो, तो इसमें अगर आप मान लो अपना कोई दवा हम लोग रखें अपना बना के, अल्कली रिलेटेड है वो, तो इसमें क्या होगा कि अगर इसमें रख दिया ऑर्डिनरी ग्लास में तो क्या होगा, यहाँ से लेड जो है वो आपका निकल के आपका यहाँ पे इस प्रोडक्ट में ऐड ऑन हो सकता है हमारे, ठीक है, जो कि फिर हार्मफुल हैजार्डस हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट्स हो कर सकता है हमारे ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्स एक स्टोरेज कंटेनर्स आते हैं उसमें रखते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली बात करें ट्रांसपोर्टेशन से कैसे हो सकता है इम्प्योरिटी ऐड, तो देखो अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो व्हेन वी ट्रांसपोर्ट मेडिसिन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं मेडिसिन को, मान लो लैब में मेडिसिन वगैरह हम लोग बना लिए, अब उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो देन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन
मे मेडिसिन हैव लो टेम्परेचर स्पेसिफिक, मान लो कोई लैब वगैरह में हम लोग कम टेम्परेचर करके मेडिसिन को प्रिपेयर किए, अब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो मान लो मेडिसिन को, तो क्या होता है कि वो वाला इन्वायरमेंट नहीं दे पाते हैं जो हम लोग लैब में मेडिसिन को प्रोवाइड किए रहते हैं, ठीक है। जैसे अब मान लो वहाँ पे माइनस में डिग्री है, या तो फिर 15 डिग्री पे अगर मान लो आप टेम्परेचर पे आप कोई दवा बनाए हो, ठीक है, तो अब आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप उसको कहीं पे भिजवा रहे हो कहीं मेडिसिन को, तो क्या हुआ ट्रांसपोर्टेशन के समय मान लो जिस भी व्हीकल से आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो अब क्या 15 डिग्री 10 डिग्री तो रहेगा नहीं उसमें, तो उसमें क्या होता है मान लो नॉर्मल टेम्परेचर होगा या हाई टेम्परेचर होगा, तो उसके कारण जो आपका नेचर होगा मेडिसिन का वो डिग्रेड हो सकता है, क्योंकि उतना टेम्परेचर 15 डिग्री उसको नहीं मिल रहा है वहाँ पे, उससे ज़्यादा मिल गया, उसलिए उसका नेचर डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है उसकी क्वालिटी मेडिसिन की, ठीक है, ओवरऑल जो प्रोडक्ट हमारा वो डिग्रेड हो सकता है ड्यू टू हायर नॉर्मल टेम्परेचर। और हम लोग ये कह सकते हैं वी कैन नॉट प्रोवाइड दैट एटमॉस्फेयर एज वी गेट इन द लेबोरेटरी, जैसा कि एटमॉस्फेयर उसमें, क्योंकि लेबोरेटरी में देखो प्रेशर टेम्परेचर सभी चीज़ें आपका कंट्रोल होता है, लेकिन हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते हैं आपका, क्योंकि देखो लेबोरेटरी में तो एयर वगैरह भी सब रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, आपका प्रेशर तक भी मेंटेन किया जाता है वहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जबकि आप प्रेशर को वैन अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो मेडिसिन को, तो उसमें तो आप प्रेशर को कंट्रोल कर नहीं पाओगे, क्योंकि नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक होता है वो 1 atm होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका एक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी आपका ड्रग डिग्रेड हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, जो कि एक इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करेगा, एक कारण बनेगा, एक सोर्स होगा, ठीक है। सिमिलरली अब लास्ट जो पॉइंट है इक्विपमेंट, जिस भी इक्विपमेंट में आप रख के बना रहे हो ड्रग को, तो वो भी आपका इम्प्योरिटी को ऐड ऑन कर सकता है। कैसे? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन द इक्विपमेंट विच वी यूज़ में हैव ऑलरेडी सम कंटामिनेशन, मान लो उस जैसे मान लो ड्रग को बात करें तो कोई और हम लोग नॉर्मल लैब में भी केमिकल परफॉर्म कर रहे हैं, मान लो कोई चीज़, तो देखो मान लो ये फनल है, ठीक है, फनल है, यहाँ पे कंटेनर है, इसको अगर हम लोग कुछ यहाँ पे अगर कोई केमिकल पुट कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे AgNO3 डाल रहे हैं, ठीक है, इस बीकर में AgNO3 आया यहाँ से मान लो फनल के थ्रू, ठीक है, तो लेकिन इस फनल को हम लोग धुले नहीं, मान लो धूल वगैरह लगा है, डस्ट वगैरह लगा है पहले से, अगर धुल के नहीं कर रहे हो लैब में परफॉर्म, या तो मान लो कोई और केमिकल पहले से मान लो इसमें से मान लो कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं, मान लो तो पाउडर टाइप हो गया, जैसे मान लो कोई और केमिकल अगर इसमें पास किया गया, मान लो HNO3 हम लोग फनल के थ्रू दूसरे किसी कंटेनर में रखे हों और इसको धुले ना हो, डायरेक्ट इसी वाले फनल से हम लोग AgNO3 को भी पास कर दिए, तो कुछ अमाउंट आपका HNO3 का भी इसमें क्योंकि लगा था सरफेस पे फनल के, तो इसमें ऐड हो गया, तो यानी इम्प्योर बना दिया हमारे इस AgNO3 को। सिमिलरली हमारे ड्रग के केस में भी ऐसा होता है, अगर आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, कोई भी इक्विपमेंट अगर वो कंटामिनेटेड है, आइदर कंटामिनेटेड वो किससे हो सकता है, डस्ट से हो सकता है, या कुछ दूसरा केमिकल उससे यूज हुआ हो, साफ़ ना किया गया हो, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अगर प्रेजेंट है उसमें, तो हमारे टारगेट प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। या ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट अनक्लीन्ड इक्विपमेंट कैन ऐड इम्प्योरिटी, अगर साफ़ नहीं है आपका इक्विपमेंट तब आपका ये भी एक इम्प्योरिटी को ऐड कर सकता है हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये सब आपके हो गए डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो कि हमारे प्रोडक्ट में ऐड ऑन हो सकते हैं, ठीक है। तो यार इस हम लोग वीडियो में बात कर लिए कि इम्प्योरिटी क्या है, सोर्सेस क्या है इम्प्योरिटी के, और टाइप्स क्या हैं बेसिकली, और कैसे क्यों इम्प्योरिटी वगैरह पढ़ना है, क्या रिलेशन है, क्या क्या इफेक्ट है हमारे इम्प्योरिटीज़ का फार्मास्यूटिकल्स पे यानी ड्रग के फॉर्मेशन में, सब हम लोग A to Z बात कर चुके हैं यार। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या आपका डाउट है, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आइदर लिमिट टेस्ट या फार्माकोपिया के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।